हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमजी ऑफिशियल हिंदी पर स्वागत है। यदि आपको ऐसे ही नोट्स की आवश्यकता हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एमजी ऑफिशियल हिंदी को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। सर पर आज हम भाषा विज्ञान के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, अर्थात एक ऐसे प्रश्न पर बात करने जा रहे हैं जो बीए के सभी सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम इसका हम प्रश्न देखेंगे जो हम बताने जा रहे हैं। हिंदी की ध्वनियाँ, स्वर और व्यंजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम इसका हम प्रस्तावना देखेंगे। हिंदी ध्वनियों का विकास परंपरा यूरोपीय भाषा से प्रारंभ होती है, किंतु यहाँ पहले हम उतने पीछे न जाकर वैदिक संस्कृति अर्थात वैदिक संस्कृत से ही देख रहे हैं। सामान्य रूप में देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि ध्वनि शब्द की व्यंजना करती है। विद्वानों ने ध्वनि को शब्दों के गुण के रूप में चित्रित किया है। वे ध्वनि समूह जो पदार्थ आदि का ज्ञान कराते हैं, वे शब्द हैं। ध्वनियाँ ही शब्द को प्रकाशित करती हैं। शब्द के बाद जो उत्पन्न होता है वह ध्वनि है। जैसे एक लहर दूसरे लहर को जन्म देती है और निरंतर उनका प्रवाह होता रहता है। ध्वनि की प्रक्रिया कुछ वैसी ही है। ध्वनि दीपक तुल्य है, प्रकाश नहीं। अब हम देखेंगे कि ध्वनि क्या है, उसकी परिभाषा देखेंगे। किसी भी वस्तु से किसी भी तरह का कुछ ऐसा हो जो सुना जा सके, उसे सामान्यतः ध्वनि कहते हैं। जैसे पानी में मछली के कूदने से या किसी वस्तु को एक दूसरे से टकराने पर जो आवाज आती है, उसे ध्वनि कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार ध्वनि का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। वैज्ञानिक दृष्टि से ध्वनि वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन या उतार-चढ़ाव का नाम है। यह परिवर्तन वायु कणों के दबाव तथा विलयन के कारण होता है। अब देखेंगे हिंदी की ध्वनियाँ। हिंदी ध्वनियों का विकास संस्कृत की ध्वनियों से होता है। हिंदी ध्वनियाँ प्रायः स्वर और व्यंजन दो भागों में विभक्त हैं, जहाँ स्वर जहाँ पर स्वतंत्र है और व्यंजन स्वर के आधार पर निर्मित होता है। व्यंजन जो होता है वह स्वरों से मिलकर बना होता है, अर्थात स्वर और व्यंजन का अलग-अलग अध्ययन निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत है, जिसका हम आगे चर्चा करेंगे। का देखेंगे स्वर, जिनके उच्चारण में मुंह में या वायुमार्ग में किसी भी प्रकार की पूर्ण या अपूर्ण रुकावट नहीं होती, उसे स्वर कहते हैं। यह हो गई स्वर की परिभाषा। अब हिंदी स्वरों की संरचना देखेंगे। हिंदी में कितने स्वर होते हैं वो भी देखेंगे। हिंदी में स्वरों की संरचना देखेंगे। आ, औ, ई, उ, री, ऐ, ओ, औ, अ। अब उच्चारण की दृष्टि से स्वर 10 होते हैं। अ, आ, ई, उ, ऐ, ओ, औ। री जो बनता है, रा पर छोटी मात्रा लगती है। अंग जो होता है आ और अनुस्वार से मिलकर बनता है। अह जो होता है आ प्लस ह से मिलकर बनता है।
इस प्रकार तीनों अर्थात ऋ, अंग, अ स्वर ना होकर स्वर व्यंजन के मिले हुए रूप हैं। अब हम देखेंगे हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। तो हिंदी स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर किया गया है। पहला है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर। जिन ह्रस्व स्वर देखेंगे किससे कहते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। अब दीर्घ स्वर देखेंगे, दूसरा है। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं वो देखेंगे, जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात स्वर जो होता है उसको उसमें कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में उससे अधिक स्वर लग मतलब अधिक समय लगता है, उससे दोगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जो होते हैं वह 7 होते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखेंगे जो है जीभ के भाग के आधार पर स्वर का वर्गीकरण किस एक कुछ स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, कुछ में मध्य भाग तथा कुछ में पश्च भाग। इसी आधार पर स्वर 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहला अग्रस्वर। अब अग्रस्वर में कौन कौन से आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये चारों आते हैं। दूसरा है मध्य स्वर, छोटा आता है। और तीसरा है पश्च स्वर, इसमें आएंगे ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इसमें ए इससे शब्द जो बनते हैं वो बनते हैं जैसे डॉक्टर। डॉक्टर में जो शब्द है वो वही वाला ये शब्द यहाँ पर है, ये पश्च स्वर में आते हैं। अब देखेंगे हवा के नाक और मुंह के रास्ते निकलने के आधार पर और इसे हम परिभाषित करेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें मौखिक या निर अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अ, औ, औ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, छोटू बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं उसको देखेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अंग, अ, ई, ई, ऊ पे ऐ, ओ, औ, ये सब आते हैं। और ये जो चंद्रबुंदी है के अनुनासिक रूप का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। अब देखेंगे ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है। कुछ स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं। इस आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है वृत्तामुखी। अब वृत्तामुखी में कौन कौन से स्वर आते हैं वो देखेंगे। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये 4 आते हैं। और आवृत्तामुखी दूसरा जो है आवृत्तामुखी, इसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये सब आते हैं। अब देखेंगे जीभ के उठने के आधार पर
जीभ के उठने से मुख विवर संकरा हो जाता है अर्थात सकरा हो जाता है। इसीलिए जब जीभ बहुत ऊपर उठ जाती है तो उसे संवृत्त तथा बहुत नी- नीचे होती है तो विवृत कहते हैं। बीच में अर्ध संवृत और अर्ध विवृत होते हैं। हिंदी स्वरों का इसी आधार पर निम्न भेद होते हैं। पहला संवृत। संवृत में कौन कौन से आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और दूसरा है अर्ध संवृत। अर्ध संवृत में कौन कौन से आते हैं? आय आता है और औ अर्थात ओ आता है। अर्ध संवृत में आय और ओ आते हैं और अर्ध विवृत में आय, आ, आओ, औ आता है और विपरीत में अ आता है। अब देखेंगे प्राकृतिक के आधार पर वर्गीकरण। स्वर प्रकृति के आधार पर दो होते हैं। पहला मूल स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। मूल स्वर। मूल स्वर में जीभ एक स्थान पर होती है। मूल स्वर में जो स्वर आते हैं उसको हम देखेंगे। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, ये आते हैं। अब दूसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में जीभ स्वर के स्थान की ओर चलती है और इस चलने की स्थिति में उच्चारण हो जाता है। जैसे ऐ, औ, ए, ओ। अब जो है स्वरों के बारे में हम देख चुके और उसके वर्गीकरण के बारे में भी देख चुके। अब हम देखेंगे व्यंजन के बारे में। अब व्यंजन की परिभाषा देखेंगे। जिनके उच्चारण में वायु मार्ग में पूर्ण या अपूर्ण व्यवधान उपस्थित होता है उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क, च, ट, त, प वर्ग। ये सभी का एक ट्रिक है जो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। जिसमें आता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और या वर्ग। अ, अब का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, अंगा। अब चा वर्ग में क्या क्या आता है? च, छ, ज, झ, इया। अब टा वर्ग में क्या आता है? ट, ठ, ड, ढ, ड़। अब ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म। फिर या, रा, ला, वा, श, ह। ये सभी आते हैं व्यंजन में। हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हम जैसे स्वरों का वर्गीकरण पढ़े थे उसी प्रकार हम व्यंजनों का भी वर्गीकरण पढ़ेंगे या उसके बारे में जानेंगे। हिंदी व्यंजनों को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है स्थान के आधार पर। जिस स्थान से उच्चारण किया जाता है वह व्यंजन का उच्चारण स्थान कहलाता है। स्थान के आधार पर निम्नलिखित वर्ग बनते हैं। पहला है ओष्ठ। ओष्ठ में दोनों ओष्ठों से उच्चारित जो शब्द होते हैं वही व्यंजन होते, जो वर्ण होते हैं। सॉरी, जो वर्ण होते हैं वे ओष्ठ में आते हैं। जैसे प, फ, ब, भ, म्य, वह। अब ख है दंतोष्ठ। ऊपर के दांत और नीचे के ओठ से मिलकर जो वर्ण आते हैं वो व्यंजन होते हैं। वे तंतोष्ठ में आते हैं। जैसे फ, व।
अब गा में दंत दंत में त, थ, द, ध ये आते हैं। अब घा है वात्स्य मसूड़ों के पास से उच्चारित जो शब्द होते हैं न, र, ल इत्यादि इत्यादि। अब अंगा है तालव्य, तालु से जो आते हैं च, छ, ज, झ, इय, ये सब तालव्य हैं। पूर्व तालव्य चा वाला है। मूर्धा तथा तालु की संधि के पास से जो व्यंजन निकलते हैं वे हैं ट, ठ, ड, ढ, ड़, ढ़, ढ, ये सब आते हैं। और छा है जीवा मूलीय, जीवा की जड़ से जो व्यंजन निकलते हैं वह है क। ज है स्वर यंत्र मुखी, जो गले के भीतर स्वर यंत्र के मुख से निकलते हैं वह है ह। अब दूसरा देखेंगे प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण। किसी व्यंजन के उच्चारण में जो यत्न किया जाता है उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर निम्नांकित वर्ग बनते हैं। का है स्पर्श व्यंजन, जिसके उच्चारण में एक अंग दूसरे अंगों को स्पर्श करे उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। अब खा है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं वो देखेंगे। जिनके उच्चारण में दो अंग एक दूसरे से अर्थात के इतना निकट आ जाए कि बीच से निकलने वाली हवा संघर्ष या घर्षण करती हुई निकले। जैसे हो, व, श, ज, बड़ा श, ख, ग, ह। अब है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं उसको देखेंगे। जिसके उच्चारण में दो अंग एक दूसरे को स्पर्श करें, साथ ही जब वे एक दूसरे से कुछ दूर दूर हटने लगे तो हवा कुछ देर के लिए अंगों के समीप रहने पर संघर्ष करते हुए निकले तो उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे च, छ, ज, झ। अब घा है नासिक के व्यंजन। अब नासिक के व्यंजन क्या है? नासिक के व्यंजन जिसके उच्चारण में हवा नाक से निकले उसे नासिक के व्यंजन कहते हैं। जैसे अंगा, इया, ड़, न, म, म्य आदि। अब अंगा है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन जैसे जिसके उच्चारण में जीभ बीच में स्पर्श करे और हवा एक या दोनों पार्श्वों से निकले। जैसे ल, ल्य। चा है उच्छिष्ट व्यंजन। अब उच्छिष्ट व्यंजन के बारे में देखेंगे। जिसके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे को आए उसे क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ड, ढ। छ है प्रकंपित व्यंजन। जिनके उच्चारण में कंपन हो उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जैसे रा, रा जो है वह प्रकंपित व्यंजन है। जा संघर्षहीन सप्तवाह व्यंजन, जिसके उच्चारण में हवा बिना संघर्ष के बाहर निकले इसे अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक, जैसे या वा। तीसरा है प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। प्राण का अर्थ होता है हवा। प्राणत्व के आधार पर दो प्रकार के व्यंजन का वर्ग दो प्रकार से होता है वर्गीकरण।
पहला है अल्पप्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्पप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकलती है, अर्थात मुख से कम हवा निकलती है, उसे अल्पप्राण कहते हैं। जैसे अल्पप्राण में आने वाले ये व्यंजन है का, ग, ङ, च, ज, ञ, ट, ड़, ढ, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व, ड़। अब दूसरा है महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक हवा, मुख से अधिक हवा निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे ख, घ, झ, छ, ड़, ढ, थ, ध, प, फ आदि। चौथा है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। पहला घोष या सघोष, दूसरा अघोष। पहला देखेंगे घोष या अघोष क्या है। गले में स्थित स्वर यंत्र में स्वर तंत्रियों के बीच हवा के घर्षण के साथ जो ध्वनियां उच्चारित होती हैं, उन्हें घोष ध्वनि कहते हैं। जैसे ग, च, ङ, च, झ, ञ, ट, ढ, ढ़, द, ध, न, ब, य, र, ल, व इत्यादि आदि। सघोष मतलब पहला तीसरा नहीं, तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ण का पहला तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो होता है वह सघोष होता है। अब अघोष। अघोष जिन स्वर तंत्रियों के बीच यह घर्षण नहीं होता है, अर्थात स्वर तंत्रियां दूर दूर रहती हैं, उसे अघोष कहते हैं। अघोष मतलब प्रत्येक वर्ण के आगे के दो वर्ण। जैसे का, ख, च, झ, ट, ठ, त, ध, थ, प, फ इत्यादि। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। ध्वनियों का ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक होता है। तात्पर्य यह है कि किसी भाषा के स्वनियमों के ज्ञान से उसकी मूलभूत ध्वनियों पर अधिकार हो जाता है और तब बोलते समय वक्ता बड़ी आसानी से प्रत्येक स्थल पर उचित ध्वनि का प्रयोग कर पाता है। जैसे संगीत के साथ स्वरों के आरोह अवरोह प्रस्तार आदि का आभास हो जाने पर गाने के प्रसंग में ठीक स्वर का प्रयोग सुगम हो जाता है। वैसे ही नियमों का सम्यक ज्ञान भाषा के निर्दोष उच्चारण का साधन बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।